अगली बार जब आप किसी को सड़क पर भीख मांगते हुए देखें तो ध्यान से देखना। आंध्र प्रदेश में ये भीख मांगने वाले गिरोह बच्चों को लगभग 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लेते थे। 8 महीने के बच्चों को भी नींद की गोलियां दी जाती थीं ताकि वो पूरा दिन शांत और सोते रहें। चेन्नई में एक भीख मांगने वाला रैकेट पकड़ा गया, जहां महिलाओं को भगवा कपड़े पहनाकर हिंदू के रूप में मंदिरों के सामने भीख मांगने के लिए कहा जाता था। फिर यही महिलाएं कपड़े बदलकर बुर्का पहनकर मुस्लिम के रूप में मस्जिदों के सामने भीख मांगती थीं। यह एक बहुत ही संगठित अपराधी नेटवर्क है जिसे भिखारी माफिया कहते हैं। हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें से लगभग 21% ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। जनगणना में पाया गया कि 3000 से ज्यादा भिखारियों के पास डिप्लोमा या डिग्री है। हर दिन एक भिखारी इतना कमाता है कि आपको झटका लगेगा। नमस्ते दोस्तों, साल 2020 में एक दिहाड़ी मजदूर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आ गया। वह कानपुर के यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात विजय नाम के एक आदमी से हुई। उसने उसे कुछ काम दिलाने का वादा किया। इसके लिए उसने उसे कानपुर के झाकर कटी पुल के नीचे मिलने के लिए कहा। अगले दिन जब सुरेश वहां पहुंचा तो कोई उसके पीछे से आया, उसके सिर पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद सुरेश को बेहोश करने के लिए नशा दिया गया और उसे अंधा बनाने के लिए उसकी आंखों में एक केमिकल डाल दिया गया। इसके साथ ही सुरेश की उंगलियां भी काट दी गईं और उसके शरीर पर गहरे निशान छोड़ दिए गए। ऐसा सुरेश को भीख मांगने के लिए योग्य बनाने के लिए किया गया था। कुछ दिनों बाद सुरेश को इस गिरोह ने एक महिला को 70,000 रुपये में बेच दिया। बाद में राज नाम के एक आदमी उसे गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली ले आया। दिल्ली में उसे एक जगह पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया। ये लोग सुरेश और दूसरे भिखारियों को दिन में सिर्फ 2 रोटियां देते थे ताकि वो दुबले पतले रहें और लोगों को उन पर दया आए। इसके अलावा हर दिन उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और उनके शरीर में कोई न कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता था। समय के साथ क्रूरता इस हद तक पहुंच गई कि सुरेश का शरीर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे इन्फेक्शन हो गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह भीख मांगने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था। जिस गिरोह ने उसे खरीदा था वो सुरेश के बदले किसी और को चाहता था। सुरेश की खराब तबीयत को देखते हुए राज ने सुरेश को विजय के साथ वापस कानपुर भेज दिया, लेकिन कानपुर में भी उसे अभी भी भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सुबह से शाम तक सुरेश को बिना रुके शहर के मुख्य चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता था भीख मांगने के लिए, और जो पैसा वह भीख मांगकर इकट्ठा करता था दिन के अंत में ये अपहरणकर्ता वो सब ले लेते थे। कुछ महीनों बाद जब सुरेश की हालत और बिगड़ गई तो अपहरणकर्ताओं ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद किसी तरह सुरेश अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका परिवार उसे पहचान भी नहीं पाया। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हालांकि आपको यह कहानी बताने के लिए AI वीडियो का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ था। स्क्रीन पर आप सुरेश की असली तस्वीरें देख सकते हैं। बाद में एक स्थानीय विधायक ने उसके परिवार को शिकायत दर्ज कराने में मदद की, जिसके बाद यह कहानी सार्वजनिक हो गई। वे उसे अपने साथ ले गए और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। ऐसा उसे भीख मांगने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया था। उन्होंने एक सुनसान जगह पर उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसे 12 दिनों तक एक घर में बंद रखा। बाद में उन्होंने उसके दांत तोड़ दिए, यहां तक कि उसकी आंखों को भी चोट पहुंचाई। उसके बाद उसे कानपुर के बस स्टैंड के पास एक झुग्गी में एक महिला के पास छोड़ दिया गया। वहां उसे घातक रसायन इंजेक्ट किए गए। लेकिन सुरेश का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। ये एक बहुत ही संगठित अपराधी नेटवर्क है, जिसे हम भिखारी माफिया कह सकते हैं। भारत में संगठित रूप से भीख मांगना 1.5 ट्रिलियन रुपये का उद्योग है। इसमें लाखों लोग, खासकर बच्चे और महिलाएं, प्रभावित होते हैं। जब आप सड़कों पर किसी भिखारी को पैसे देते हैं तो वो पैसा कहां जाता है? एक भिखारी एक दिन में कितना कमाता है? यह माफिया इतने बड़े पैमाने पर कैसे काम करता है और यहां क्या उपाय हैं? आइए इस वीडियो में इस विषय को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये भिखारी कौन होते हैं और क्यों भीख मांगते हैं। 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने एक जॉइंट रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने इस विषय पर डिटेल्ड एनालिसिस किया, जिससे पता चला कि भीख मांगने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं, मजबूरी और चॉइस। ज्यादातर लोग जो भीख मांगते हैं, उन्होंने अपनी मजबूरी के कारण भीख मांगना शुरू किया।
लगभग 62% भिखारी गरीबी के कारण भीख मांगते हैं, 45% बेरोजगारी के कारण, 24% बुढ़ापे, विकलांग या बीमार होने के कारण, 6% भिखारी विधवा महिलाएं हैं और 3% ड्रग्स और दूसरे एडिक्शंस के कारण भीख मांगते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग अपनी नौकरी खोने के बाद भीख मांगने पर मजबूर हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं। वो इसीलिए भीख नहीं मांगते क्योंकि वो मजबूर हैं, वो इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि वो यही करना चाहते हैं। लगभग 12% भिखारी इसे इजी मनी समझते हैं, 7% आदत से ऐसा करते हैं और 6% हेरिडिटरी रीजन से भीख मांगते हैं और फिर लगभग 3% लोग धार्मिक कारणों से भीख मांगते हैं। इस रिपोर्ट और सर्वे में यह भी पाया गया कि लगभग 20% भिखारी भीख मांगने के अलावा किसी न किसी तरह का पार्ट टाइम काम भी करते हैं। कुछ मजदूर हैं, कुछ कचरा बीनते हैं, कुछ रेहड़ी पटरी वाले हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड, बूट पॉलिशर्स, कार क्लीनर्स और यहाँ तक कि हेल्पर्स का भी काम करते हैं। लेकिन कोई जॉब गारंटी नहीं है और पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए भीख मांगते हैं। अब जब हम उनकी कमाई की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत मिसकंसेप्शन है। आपको क्या लगता है एक भिखारी एक दिन में कितना कमाता है? नीचे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। आप यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 32% 100 रुपये प्रतिदिन से कम कमाते हैं, 33% 100 और 200 रुपये प्रतिदिन के बीच कमाते हैं, 22% 200 और 400 रुपये प्रतिदिन के बीच कमाते हैं और केवल 1% भिखारी 400 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा कमाते हैं। अगर आप ये मान भी लें कि वो हर दिन भीख मांगते हैं, फिर भी उनमें से ज्यादातर लोगों की मंथली इनकम 3000 से 6000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। इसकी तुलना दिल्ली में एक अनस्किल्ड लेबरर की ऑफिशियल मिनिमम वेज से करें जो 15,908 रुपये प्रति माह है। वो इतना कम कमाते हैं और जरा सोचिए, उनमें से कई किसी माफिया के शिकार हैं, इसलिए वो जो पैसा कमाते हैं वो भी नहीं रख पाते। दिन के अंत में उन्हें सारा पैसा अपने गैंग लीडर को देना पड़ता है। माफिया कैसे काम करता है ये समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि इन लोगों को कैसे भर्ती किया जाता है। संगठित भीख मांगने वाले गिरोह सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। उनका मुख्य निशाना बच्चे होते हैं। कई बच्चों का अपहरण किया जाता है, तस्करी की जाती है और कभी कभी वे गरीब परिवारों से झूठे वादे करके माफिया को अपने बच्चे बेचने के लिए मजबूर करते हैं। भारत में हर साल लगभग 60,000 बच्चे गायब हो जाते हैं और इन बच्चों की एक बड़ी संख्या को फिर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ गिरोह अक्सर बच्चों को भीख मंगवाने के लिए किराए पर लेते हैं। बेबस गरीब माता पिता जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, वे कुछ पैसों के बदले अपने बच्चों को किराए पर दे देते हैं। अरे उस बच्चे के बारे में क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैंने उसे कितनी बार बोला है, अगर वो गोल मटोल सुंदर बच्चे के साथ घूमेगी तो उसे कौन पैसे देगा? किसी को उस पर दया नहीं आएगी। मेरा बच्चा, हमें इसके लिए कम किराया देना होगा। तुम कम किराया क्यों दोगे? अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो रहने दो, मैं अपने बच्चे से दूसरे सिग्नल पर काम करवा लूंगी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में भीख मांगने वाले गिरोह लगभग 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बच्चों को किराए पर लेते थे और वे इन बच्चों को अफीम या नींद की गोलियां देकर बेहोश कर देते थे ताकि वे रोएं नहीं और पूरे दिन शांत रहें। एक और उदाहरण कोलकाता का एक भीख मांगने वाला गिरोह जिसमें बांग्लादेशी और भारतीय सदस्य शामिल थे। 8 साल तक के बच्चों का ग्रामीण इलाकों से अपहरण कर लिया जाता था और उन्हें ट्रेनों और स्टेशनों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता था। एक मामले में शिशुओं को नशे में रखने के लिए खांसी की दवाई दी जाती थी। यह तस्करी है। इन बच्चों को शिक्षा और उनके मूल अधिकारों के बारे में कभी नहीं बताया जाता। ये लोग अक्सर बच्चों को खाना नहीं देते ताकि वे दुबले पतले रहें और रोते रहें, जिससे लोगों को उन पर ज्यादा दया आए और ज्यादा पैसे मिले। मैं ज्यादा डरावनी घटनाओं पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सुरेश की कहानी में बहुत सारे परेशान करने वाले विवरण हैं। सुरेश के साथ जो हुआ अक्सर इन गिरोह के कुछ सदस्यों द्वारा बच्चों के साथ किया जाता है। भीख मांगने वाला माफिया भीख मांगने को एक व्यवसाय की तरह मानता है। लोगों से जितना हो सके उतना पैसा वसूलना और अलग अलग तरीकों से भिखारियों पर नियंत्रण बनाए रखना। कुछ इलाकों पर नियंत्रण भी होता है। ये गिरोह शहरों को आपस में बांट लेते हैं। गिरोह जानते हैं कि भिखारियों को सबसे ज्यादा पैसा कहां मिलेगा। मंदिरों, मस्जिदों के पास, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर।
जहां बहुत लोग आते जाते हैं। इन गिरोहों को पता होता है कि कौन से भिखारी किस इलाके में भीख मांगते हैं, और अगर कोई भिखारी बिना किसी गिरोह का हिस्सा बने स्वतंत्र रूप से भीख मांगना चाहता है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये गिरोह बहुत सी ऐसी बातें जानते हैं जो एक स्वतंत्र भिखारी नहीं जानता। यहाँ नियम है, अगर आप हर हफ्ते समय पर भुगतान करते हैं तो नगर पालिका, पुलिस कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हर कोई भुगतान करता है और फिर बिना किसी चिंता के अपना काम करता है। ये गिरोह के नेता आपस में बात करते हैं और अलग अलग कार्यक्रमों और त्योहारों की योजना बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर गिरोह क्रूर व्यवहार करता है और भिखारियों को अमानवीय बनाता है। चेन्नई में एक बुजुर्ग भिखारी ने बताया कि उनके समूह का नेता हर शाम सभी की कमाई इकट्ठा करता था और अपना हिस्सा निकालने के बाद सभी सदस्यों में बराबर बांट देता था, और इस हिस्से के बदले नेता योजना बनाते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। वे भिखारियों को शहर के अलग अलग धार्मिक त्योहारों और समारोहों के बारे में सुझाव देते हैं। उन्हें बताया जाता था कि उन जगहों पर कैसे पहुंचा जाए। जैसे अगर शहर में किसी की शादी हो रही है या किसी का कोई और समारोह होने वाला है। यह खेल एक ऐसे स्तर पर खेला जा रहा है जिसकी कल्पना एक आम आदमी के लिए करना मुश्किल हो जाता है। वे अपनी रणनीति को बेहतर बनाते रहते हैं। चेन्नई में एक मामला था जहां महिलाओं को भगवा वस्त्र पहनाकर हिंदुओं के रूप में मंदिरों में भेजा जाता था, और उन्हीं महिलाओं को बाद में बुर्का पहनाकर मुस्लिम के रूप में मस्जिदों के सामने भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। जो हिंदू और मुसलमान मंदिरों और मस्जिदों में जाते थे, उनकी उदारता को भिखारियों का रूप बदलकर निशाना बनाया जा रहा था। यह खबर 2010 की है। 13 साल के एक लड़के भीमपा ने बताया कि एक बार ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार में एक महिला ने उसे 8 साल के बच्चे के साथ बारिश में कांपते हुए देखा। बच्चों की हालत देखकर महिला को उन पर दया आ गई और उसने 100 रुपये दे दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बाकी भिखारियों और उनके गिरोह के नेताओं को पता चला कि यह भावनात्मक हेरफेर करने की एक तकनीक भी हो सकती है। फिर वे जानबूझकर बच्चों को ठंडी बारिश में भीख मांगने के लिए भेजने लगे। इससे 2 साल की बच्ची पूजा की मौत हो गई, क्योंकि बारिश में भीगने के बाद उसे सर्दी लग गई थी। उनकी रणनीतियां काफी हद तक नशीली दवाओं पर भी निर्भर करती हैं। आइए 14 साल के जावेद की कहानी पर एक नजर डालते हैं। वह दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुराने हनुमान मंदिर के पास भीख मांगता है और रोजाना लगभग 10 से 20 रुपये कमाता है। वह ज्यादातर पैसे अपने तथाकथित दोस्त को देता है जो उसे ड्रग्स देता है। ये गिरोह के नेता इन बच्चों को नशे की लत लगा देते हैं ताकि वे कर्ज में डूब सकें। उसके बाद वे उन्हें ड्रग्स तभी देते हैं जब वे भीख मांगने और मिलने वाले सारे पैसे देने को तैयार होते हैं। यह बच्चों को फंसाए रखने का एक और तरीका है। कुछ मामलों में माता पिता भी बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं, और अगर वे घर पैसे नहीं लाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। 2023 में हैदराबाद में 28 वर्षीय अनिल पवार को भिखारियों की भर्ती करने और उन्हें पौश इलाकों में भीख मंगवाने के आरोप में पकड़ा गया था। हर शाम तक वह भिखारियों से 6,000 रुपये तक इकट्ठा कर लेता था, जिसमें से वह प्रत्येक भिखारी को मजदूरी के रूप में केवल 200 रुपये देता था। कई बार भीख मांगने वाले माफिया को राजनीतिक समर्थन भी मिलता है। जब आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो स्थानीय राजनेताओं ने भीख मांगने वाले माफिया को बचाया। 2017 की इस खबर को देखिए। गैर सरकारी संगठनों ने खुलासा किया कि उच्च राजनीतिक दबाव के कारण उनके लिए काम करना कितना मुश्किल है। 2009 में बेंगलुरु में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां एक आया जो एक अमीर परिवार के बच्चों की देखभाल करती थी। बच्चे को पुराने फटे कपड़े पहनाती थी, उसे बेहोश करने के लिए ड्रग्स देती थी और उसे 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भिखारी गिरोह को सौंप देती थी। माता पिता मानते थे कि उनका बच्चा आया के साथ अच्छा समय बिता रहा है, जबकि वास्तव में बच्चे को दिन में किराए पर दिया जा रहा था। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस संगठित भीख मांगने वाले माफिया की पहुंच कितनी दूर दूर तक है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार इन सबको रोकने के लिए क्या कर रही है। आजाद भारत में भीख मांगने के खिलाफ पहला कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1941 था। इसके अनुसार भीख मांगते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके तहत एक चीफ कमिश्नर भिखारियों को हिरासत में ले सकते हैं और उन्हें किसी संस्थान में रखने का आदेश दे सकते हैं और जब तक चाहें उन्हें वहां रख सकते हैं। जब यह कानून लागू हुआ तो कई बेघर लोगों को इन संस्थानों में लंबे समय तक रखा गया। कई लोगों ने इस कानून की आलोचना की।
यह कानून गलत था क्योंकि इससे भीख मांगने वाले गिरोह और आयोजक प्रभावित नहीं हुए, जबकि भिखारियों को सारी सजा भुगतनी पड़ी। वो भिखारी जो इन भीख मांगने वाले गिरोहों के शिकार थे। इसलिए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अधिनियम की कुछ धाराओं को दिल्ली में असंवैधानिक घोषित कर दिया और भीख मांगना अपराध की श्रेणी से बाहर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि लोग अपनी मर्जी से सड़कों पर भीख नहीं मांगते, बल्कि यह उनके जीने का आखिरी तरीका है और सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का काम है। और भिखारियों का होना ही साबित करता है कि वे ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में भीख मांगना अभी भी एक अपराध है। 1959 में मुंबई के लिए बनाए गए कानून के बाद अलग अलग राज्यों ने भी ऐसे ही कानून बनाए। केंद्र सरकार ने अभी तक भीख मांगने पर कोई सीधा कानून नहीं बनाया है, लेकिन 2015 का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, जिसके अनुसार किसी बच्चे से भीख मंगवाना या बच्चे की मदद से भीख मांगना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में 2021 में भीख मांगने पर प्रतिबंध पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि यह एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है। इसने वही बात दोहराई जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कही थी। कोई भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन गरीबी के कारण किसी को भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर मामलों में सरकारों ने इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने इन पीड़ितों, इन भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो समस्या का समाधान करने के बजाय सरकार उसे छिपाने की कोशिश करती है। जैसे 2023 में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भिखारियों को पकड़कर अस्थायी रूप से आश्रय गृहों में रखा गया ताकि उन्हें दुनिया से छुपाया जा सके। शहर में भीख मांगने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था और पुलिस ने सभी भिखारियों को पकड़कर एक पुनर्वास केंद्र में रख दिया था। इसके अलावा इन आयोजनों के दौरान कई इलाकों और झुग्गी झोपड़ियों के बाहर अक्सर बड़े बड़े पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि इन सड़कों पर यात्रा करने वाले लोग देख न सकें और ये सभी समस्याएं छिपी रहें। पिछली सरकारों ने भी ऐसा ही किया है। 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सैकड़ों भिखारियों को जबरन ट्रेनों और ट्रकों में लादकर दूसरे शहरों में भेज दिया गया था। उनसे कहा गया था कि जब तक खेल खत्म नहीं हो जाते तब तक वापस न आए। तो असली सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है। असली उपाय यह है कि भिखारियों को रेस्क्यू किया जाए और उन्हें कुछ समय के लिए सरकारी शेल्टर्स और सुधार गृहों में रखा जाए। उसके बाद यह तय किया जाना चाहिए कि इन लोगों को उनके परिवारों को वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो सरकार को बाल देखभाल संस्थान स्थापित करने की जरूरत है ताकि उन्हें परामर्श, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि उन्हें भविष्य में काम करने का एक असली विकल्प मिल सके। कई सरकारों ने वास्तव में ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन कार्यान्वयन पूरी तरह से विफल रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार ने लामपुर गांव में भिखारियों के लिए एक पुनर्वास केंद्र बनाया। ये दशकों पहले बनाया गया था। इसमें 5 घर और 70 कमरे हैं और 1500 लोग वहां रह सकते हैं। जब भिखारियों को भीख मांगते हुए पकड़ा जाता था तो उन्हें 1 से 3 साल के लिए यहां भेजा जाता था। 2010 में 200 भिखारियों का यहां पुनर्वास किया गया था, जो वास्तविक क्षमता से बहुत कम है, लेकिन अगले वर्षों में इसकी हालत बिगड़ती चली गई। 2014 में केवल 60 भिखारी ही वहां भेजे गए थे। 2016 में केवल 1 और 2017 के बाद से कोई भी भिखारी वहां नहीं भेजा गया, जबकि आपको दिल्ली के हर कोने पर भिखारी मिलेंगे। 2020 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका उद्देश्य 10 भारतीय शहरों को भिखारी मुक्त बनाना था। इन शहरों में इंदौर और मुंबई शामिल थे, लेकिन इसे वास्तव में कैसे लागू किया गया था? इंदौर में एक आदेश पारित किया गया था कि 1 जनवरी 25 से भीख मांगना और भिखारियों को पैसे देना गैरकानूनी है और जो लोग उन्हें पैसे देते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जनवरी 25 में कोई एक मंदिर के सामने एक महिला भिखारी को पैसे दे रहा था। किसी और ने यह देखा और FIR दर्ज कर दी। मध्य प्रदेश में यह पहला मामला बना जहां किसी ने भिखारी को पैसे दिए और देने वाले के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इंदौर के बाद भोपाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना और भिखारियों को पैसे देना रोका गया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना एक असली समाधान है? जब तक बेरोजगारी ज्यादा है, पर्याप्त नौकरियां नहीं है,
विकलांग लोगों के पास हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल होने की और भी कम संभावनाएं हैं। अगर इन लोगों को भीख मांगने की भी इजाजत नहीं है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वे एक खामोश मौत मरे? 2011 की जनगणना से पता चला कि हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी थे। उनमें से 21% ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और लगभग 3000 भिखारियों के पास एक पेशेवर डिप्लोमा या डिग्री थी। डिग्री होने के बावजूद कोई भीख क्यों मांगेगा? क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। और इस बेबसी का फायदा उठाकर भिखारी माफिया उनका और भी बुरा शोषण करता है। बेबस लोग जो भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी माफिया की वजह से कोई सहानुभूति नहीं मिलती। जाहिर है यह सब जानने के बाद अगली बार जब आप किसी भिखारी को देखेंगे तो या तो आप उनके प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे, यह मानते हुए कि वे माफिया का हिस्सा हैं और उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, या दूसरी तरफ आप असहाय महसूस करेंगे। हालांकि आपको बच्चों पर दया आती है, लेकिन वास्तव में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप उन्हें पैसे भी देते हैं तो वह भिखारी माफिया के पास जाएगा, और उन्हें पैसे देने का मतलब है इन बच्चों के आगे के शोषण को बढ़ावा देना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए दोस्तों कि हर भिखारी माफिया का हिस्सा नहीं होता है। बहुत सारे लोग गरीबी और बेरोजगारी की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं और वो किसी गैंग से जुड़े नहीं होते। दूसरी बात, मैं ये कहूंगा कि भिखारियों को पैसे मत दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये पहचानना मुश्किल होगा कि भिखारी मजबूरी में खुद से भीख मांग रहा है या फिर वो किसी बड़े भिखारी माफिया का हिस्सा है। इसलिए उन्हें पैसे मत दो, लेकिन आप उनकी मदद दूसरे तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हें भूख लगी है तो आप उन्हें सीधा खाना दे सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें कपड़े या दवाइयां दे सकते हैं, क्योंकि वो सीधे उनके काम आएगा। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप अपनी गाड़ी से उतरकर उनसे विस्तार से बात कर सकते हैं। आप उनकी परेशानियां सुन सकते हैं और फिर अगर आपका मन करे तो आप उन्हें कोई काम दे सकते हैं। अगर आप पैसे देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते तो उसे उन एनजीओज को दें जो भिखारियों के पुनर्वास और कौशल विकास पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने वाले कार्यक्रमों में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। उनमें से एक है टीच फॉर इंडिया। ये 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम ऑफर करता है। अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने खाली समय में इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हैं और आपको कई बच्चे एक जैसे घायल दिखाई देते हैं, अगर कोई बच्चा नशे में है या आपको कोई व्यक्ति भिखारियों से पैसे इकट्ठा करता दिखाई देता है, तो ऐसे मामलों में पुलिस को इसकी सूचना दें। अंत में याद रखें कि भिखारियों के साथ सम्मान से पेश आएं। अगर आप उनसे बात करते हैं तो अच्छे से बात करें, उनकी आंखों में देखें। अगर उन्हें ठीक लगे तो उनका नाम पूछें और उन्हें जज न करें। याद रखें, ज्यादातर भिखारी मानव तस्करी, शोषण या गरीबी के शिकार होते हैं। ये समस्या बड़े पैमाने पर तभी हल हो सकती है जब सरकार कार्यवाही करे। भीख मांगना अपराध नहीं होना चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। योजनाओं का असर देखने के लिए सही निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और लोगों का पुनर्वास इस तरह से किया जाना चाहिए कि समाज में उनकी भागीदारी बढ़े। AI मास्टर क्लास ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैंने ऐसे ही कई सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर वीडियो बनाए हैं। सोमालिया के गरीब और बेरोजगार लोगों के बारे में भी ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है। देश इतनी बुरी तरह से जूझ रहा था कि लोगों के पास भीख मांगने का विकल्प भी नहीं था और इसलिए वे लगभग समुद्री डकैती शुरू करने के लिए मजबूर हो गए थे। वे सोमालियाई पायरेट्स बन गए। तो अगली बार जब आप किसी भिखारी की मदद करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालें, रुकिए, खुद से पूछें, क्या आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं या अरबों रुपए के अपराध नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे हैं? यह विजी फैक्ट्स है, जहां हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जिज्ञासु बने रहें, जागरूक रहें।